सबको राम राम मेरी तरफ से। तो मेरी एक पिछली वीडियो हो चुकी है जिसके अंदर हमने रिवीजन किया पूरे शेयर कैपिटल का एक्सेप्ट टू टॉपिक्स जो कि थे कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, जिसको हम कहेंगे बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अब इस वीडियो में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश की, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख लिया है। पिछली वीडियो बना रहा था बट वो बनी नहीं, तो अब मैंने कंटेंट लिख लिया तो मैं यही पढ़ाता हूँ। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि आप शेयर्स दे रहे हो बट उसके बदले आप कैश नहीं ले रहे हो, आप कोई और आइटम ले रहे हो, कोई एसेट ले रहे हो, कोई बिजनेस ले रहे हो या किसी से कोई सर्विस ले रहे हो। तो मैंने 3 चीज़ों का नाम लिया कि हम क्या क्या ले रहे हैं। जब मैं शेयर्स दे रहा हूँ बट उसके बदले मैं कैश नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई एसेट ले रहा हूँ जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, प्लांट ले लिया पूरा। बट अगर मैं कई बार क्या करता हूँ, एक बिज़नेस ही खरीद लेता हूँ बट उसको मैं शेयर्स इशू कर देता हूँ, कैश नहीं देता हूँ उस बिज़नेस के लिए। जैसे बड़ी बड़ी डील्स होती है, रिलायंस ने ये खरीद लिया, इस बिज़नेस को परचेज़ किया, वो ज़रूरी थोड़ी है सारा कैश दे, सारा बैंक से पैसा जाए। हम उनको शेयर भी तो इशू कर सकते हैं। वही केस हमने स्टडी करना है कि हमने उसको शेयर इशू कर दिया। अब और एक केस होता है कि उसमें आप किसी से सर्विस लेते हैं और उसके बदले हम शेयर दे देते हैं। वैसे केस तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं एज़ पर सीबीएसई, बट मैं तुम्हें कहूँगा कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विसेज ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बुक के अंदर एक ही है बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन आया जाता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करना। तो मैंने तुम्हें बोला कंसिडरेशन अदर देन कैश 3 तरह के होते हैं कि आप कोई एसेट कर लेते हैं परचेज, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, कोई आपने फर्नीचर ले लिया, तो ये सब आ गया परचेज ऑफ एसेट के अंदर। और आपने परचेज ऑफ बिजनेस किया, जैसे कि आपने पूरा का पूरा बिजनेस एसेट एंड लाइबिलिटी के साथ ही अपने पास ले लिया और उसके बदले उसको क्या दे दिया, कैपिटल अपनी कंपनी का। या आपने सर्विसेज लिया, अब सर्विसेज सिर्फ 2 बंदों से ले सकते हैं हम, जैसे कि प्रमोटर। अब प्रमोटर से सर्विसेज कैसे लेते हैं वो समझ लो एक बारी, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये समझ आना चाहिए। प्रमोटर क्या करता है, वो ना जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है ना, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले ना उसको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। उसको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, एमसीए के पास। तो इसके लिए ना उसको काफ़ी ज़्यादा लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है, सीए के पास जाना पड़ता है, और भी डॉक्यूमेंट्री चीज़ें करनी पड़ती है। बहुत डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा एमओए, एओए, कंपनी का बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये सब बनाने के लिए उसको थोड़ी पता है आम आदमी को, तो ये किसके पास जाएगा, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेगा। अब ये उसको जो पेमेंट करेगा वो कौन करेगा, प्रमोटर। कंपनी तो बनी नहीं है, जब कंपनी बनेगी तब वो पेमेंट रीइंबर्स करेगी। अब कंपनी ज़रूरी थोड़ी कैश ही वापस करे प्रमोटर को, कंपनी प्रमोटर को शेयर्स इशू कर देती है। वही हमने पढ़ना है कि अगर इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी बनने से पहले अगर कोई खर्चा कर चुकी है कंपनी, तो उस केस में कैसे डील करेंगे हम। ठीक है, तो उस केस में हम उनको शेयर कैसे देंगे। दूसरा बंदा है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होता है कि अगर आप कभी शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स ला रहे हो, ठीक है, आजकल आ जाते हैं जैसे आईपीओस बोलते हैं हम जिनको, या एफपीओस ला रहे हैं, जो भी ये सब आईपीओस ला रहे हैं, इनको अंडर राइट करवाया जाता है। सेबी कहते हैं सबको करवाओ। ठीक है, अंडर राइट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके मार्केट में शेयर्स पूरे ना हो पाए, मतलब लोग जो सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं वो पूरी ना हो पाए, तो अंडर राइटर क्या करता है, वो कोई एक परसेंटेज फिक्स रखता है कि इतनी शेयर कैपिटल मैं उठाऊंगा अगर वो किसी ने परचेज नहीं करे। मान लो कोई कंपनी आई, उसने सब्सक्रिप्शन लाया और सिर्फ 80% ही सब्सक्राइब हुआ वो इशू का, बट सेबी की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती है, 90% अगर कोई सब्सक्राइब होगा तभी वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकता है। अब इस केस में हमारी जो अंडर राइटर से डील हुई होगी, तो हम उस अंडर राइटर को बोलेंगे कि आप परचेज़ करो। मान लो उसने कहा था मैं 20% तक परचेज़ कर लूँगा, अंडर राइट कर दूँगा तुम्हारा। तो अब इस केस में मेरी 80% ही सब्सक्रिप्शन आई, तो मैं उसको बोलूँगा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, 10% तू खरीद ले, और उसके बदले हम उसको क्या देंगे, उसकी सर्विसेज के उसका कमीशन जो उसने पहले ही डिसाइड किया होगा एग्रीमेंट से। अब इन केस अगर सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तब भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक रिस्क लिया, उसने एक सर्विस प्रोवाइड करी, जिस सर्विस का नाम है अंडर राइटर। उसके लिए हम उसको कमीशन देंगे। ठीक है, तो अब उस कमीशन को हम कैश में भी पे कर सकते हैं, शेयर के रूप में भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ रहे हैं, तो हम शेयर्स ही देंगे उसको। ठीक है, तो मैं तीनों केस डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला केस जो है बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक ही रखा, बिल्डिंग तो परचेज करी, साथ में हमने उसकी जो पेमेंट करी वो करी कैश में और शेयर्स में, दोनों एस्पेक्ट्स, क्योंकि यही एक मास्टर क्वेश्चन बनता है इसमें। तो मैंने कहा इसमें क्यों ज़्यादा वो करना। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि अ मैन परचेज्ड फ्रॉम क्या लिखा है मैंने, अ पर्सन फ्रॉम वही परचेज, अच्छा वही परचेज, अ पर्सन फ्रॉम वही परचेज बिल्डिंग
was rupees for 10 lakh and we paid him 2 lakh in cash and rest in shares। तो हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं यानी कंपनी की, तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग एसेट है, एसेट के बैलेंसेस होते हैं डेबिट, तो एसेट को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटी यानी कि वेंडर को। ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा, बेसिक लॉस 11th में पढ़ते हो आप, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। ये 3 तरीके के हमारे नेचर होते हैं और उसमें जो एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि जब बढ़ेगा उसको डेबिट करोगे। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब बढ़ेगा क्रेडिट करोगे। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, जब बढ़ेगा डेबिट करोगे। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब बढ़ेगा क्रेडिट करोगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब बढ़ेगा क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ी है तो एसेट को डेबिट कर दो। क्रेडिट किसको करेंगे, लाइबिलिटी को, क्योंकि अभी मैंने उसको पेमेंट नहीं करी है। जब मैं उसको पेमेंट करूँगा, मैंने पेमेंट कैसे करनी है, 2 लाख रुपीज़ कैश में, अब बचा 8 लाख शेयर्स में। अब उसने कहा शेयर्स आपका 10 रुपीज़ ईच का है, तो मतलब मैं पार पे इशू कर रहा हूँ। दैट मीन मैं जितने के शेयर्स लूँ, जितने के उसकी पेमेंट ड्यू है उतने ही उसको शेयर्स दे दूंगा। तो दैट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 8 लाख जो पेंडिंग है, 2 लाख मैंने उसको पे कर दिया, उसमें से डिवाइडेड बाई 10 पर शेयर जो हमारा अमाउंट है, तो मेरे कितने शेयर्स इशू हो जाएंगे, 80,000 के। तो मैं कहूँगा जी मैंने उसको 80,000 के शेयर दिए, बट एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो मैंने टोटल कितने की शेयर कैपिटल दी, 8 लाख की। तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, पहली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बिल्डिंग हमारा एसेट है, मैंने उसको डेबिट करा, लाइबिलिटी वेंडर है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट करा। अब मैंने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दी, यानी वेंडर को पेमेंट कर दी, तो मैं उसको क्या करूँगा, ख़त्म। अब अगर बढ़ाते वक्त मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहा हूँ तो ख़त्म करते वक्त डेबिट करूँगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे वेंडर को किया डेबिट 10 लाख से। अब पेमेंट मैंने उसको कैश से करी, मेरा एसेट कम हुआ कैश, तो मैंने उसको क्रेडिट किया, और साथ साथ में मेरा शेयर कैपिटल यानी कि जो मैंने कैपिटल इशू करी वो उसका भी बढ़ने पे बैलेंस क्रेडिट होता है, तो मैंने उसको शेयर कैपिटल दी, उसको मैं क्रेडिट करूँगा। अब मैंने कितने की शेयर कैपिटल दी, 8 लाख की, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो यही है हमारा कंसिडरेशन होता है कैश का पहला केस। अब दूसरा है बिजनेस परचेज करते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने उसका एसेट भी खरीदा, उसकी लाइबिलिटी भी खरीदी। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल 2 रखी है। एग्जाम्पल 2 मैं बना देता हूँ फटाफट। एग्जाम्पल 2 का मतलब है आपने परचेज्ड अ बिजनेस विद एसेट of rupees 10 lakh and liability of rupees 4 lakh by issuing shares of rupees 10 each। राइट, तो अब इसकी एंट्री क्या करूँगा, मैंने एक बिज़नेस खरीदा, अब इस बिज़नेस के अंदर उसकी एसेट मेरी एसेट, उसकी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी। तो मैं अपनी एसेट को डेबिट करूँगा कि जी मैंने एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करूँगा, 10 लाख से, क्योंकि एसेट 10 लाख का है। क्रेडिट करूँगा लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी जो मैंने उसके बिज़नेस की खरीदी जो कि थी 4 लाख की। अब मैंने उसको शेयर्स दिए बैलेंस अमाउंट के लिए। बैलेंस अमाउंट किस चीज़ का है, हमारी कैपिटल का, बैलेंसिंग फिगर। तो मैं कहूँगा ये मैंने वेंडर को पेमेंट करनी है 6 लाख की, बैलेंसिंग फिगर। तो अब इस 6 लाख के लिए मैं उसको क्या दूंगा, शेयर्स, बट वो आगे दूंगा। तो ये मैंने 6 लाख रुपए दिखा दिया कि जी मैंने उसको पेमेंट करनी है। अब जब मैं उसको पेमेंट करूँगा तो मैं कहूँगा वेंडर डेबिट, और मैंने उसको पार के ऊपर क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने का करा, फेस वैल्यू ₹10 का। तो मैं कहूँगा कि मैंने उसको 6 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, जिनकी जो फेस नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 60,000। कैलकुलेशन कैसे ही, 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़, तो हमारी कैलकुलेशन बन गई 60,000 शेयर्स मैंने उसको दे दिए। अब इसके अलावा एक केस और बन सकता है जो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ, वो है कि मान लो हमने उसको 10 रुपीज़ के शेयर इशू करे ही करे। ये था केस नंबर 1 जो है इशूड एट पार। यहाँ भी क्वेश्चन घुमाएगा तो ये समझ लो ध्यान से, इशूड एट पार। मान लो केस नंबर 2 की बात करता हूँ। केस 2 कहता है इशूड एट प्रीमियम 10%। मैंने उसको इशू करा 10% प्रीमियम पे। अब ध्यान से समझो, अगर मैं उसको 6 लाख पेमेंट करने जा रहा हूँ और मैं उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तो मैं उससे और पैसा थोड़ी लूँगा, मैं इसी पैसे में एडजस्ट करूँगा। तो मैं उसको क्या कहूँगा, मैंने एक शेयर कितने का दिया उसको, 110 रुपये का, तो मेरे को नंबर ऑफ़ शेयर निकालने पड़ेंगे। मैं कहूँगा नंबर ऑफ़ शेयर, हम इसको ना सिंप्लिसिटी के लिए 20% कर लेते हैं ताकि हमारा अमाउंट थोड़ा सिंपल हो जाए।
तो हमारा अमाउंट आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स, हमारा टोटल अमाउंट कितना मेरे को रिसीव होगा 10 प्लस 20% जो कि होता है 12 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकलेगा, जितने मैंने उसे उसको पैसे देने हैं 6 लाख रुपए, राइट, डिवाइडेड बाय जितना मैंने उसको शेयर दिया, एक शेयर दिया मैंने 12 रुपये का, तो इसकी कैलकुलेशन बनी 50,000 की। तो यानी 50,000 के मैंने उसको क्या दे दिए, शेयर्स इशू कर दिए, राइट। अब मैंने जब 50,000 के शेयर इशू करे, अब इसमें से फेस वैल्यू कितने की है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, प्रीमियम कितने का है 2 रुपये का। तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, मैं कहूँगा यही एंट्री सेम, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अरे हो जा भाई कॉपी, कपड़े से फूल मारिया तो खाली कर टैक्स कपड़े मैं रखाऊंगी नहीं, फिर मैं की करा हमारे कपड़े तो तुम ही मारे। तो हो नहीं रहा, चलो खुद ही कर लेते हैं। वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। वेंडर को हमने देना 6 लाख रुपया, मैंने उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दी 50,000 इंटू 10 रुपये यानी 5 लाख की, और मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया उससे 50,000 शेयर पे 2 रुपये यानी कि 1 लाख रुपये का। तो यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए ना, इस पार्ट के लिए जो परचेज ऑफ बिजनेस है, इसमें एक चीज़ और है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एग्जाम्पल नंबर 2। पता है क्या है, मैंने एसेट लिया उससे, मान लो मैंने एसेट खरीदा, एसेट परचेज्ड फॉर रुपीज़ 20 लाख, राइट, और मैंने उसकी लाइबिलिटी भी ली, एंड लाइबिलिटी ऑफ मान लो 4 लाख की, ठीक है। बट क्वेश्चन ने ना आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ए पार्ट कर लेते हैं हम इसको, शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 1,70,000 ऑफ ₹10 ईच। मैंने उसको शेयर इशू करे कितने, 1,70,000, ठीक है, मगर एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, यानी मैंने उसको 17 लाख रुपीज़ की परचेज कंसिडरेशन दी है। मतलब मैं उसको पेमेंट कितनी करने वाला हूँ, 17 लाख की, तो मुझे लाइबिलिटी भी 17 लाख की स्टैंड करनी पड़ेगी। अब ज़रा ध्यान से समझना है एंट्री कैसे बनेगी। कहूँगा मैंने एसेट खरीदा, एसेट डेबिट 20 लाख का, ठीक है, ज़रा समझना मेरे पास वैल्यू कितनी आई। मैंने एक एसेट खरीदा 20 लाख का, अब 20 लाख को अगर मैं बेच दूँ, ठीक है, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा, 20 लाख। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ करूँगा। लाइबिलिटी कितने की है, 4 लाख की। मेरे पास इन हैंड कैश कितना बचेगा, 16 लाख, नॉर्मल सा, इसको हम बोलते हैं नेट एसेट, ठीक है। नेट एसेट बचा 16 लाख का। अब मैंने उसको पेमेंट कितनी करनी है वो निकालेंगे हम परचेज कंसिडरेशन से। तो यहाँ पे हम निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो मैं उसको दे रहा हूँ, जनरली हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर। बस इस केस में ना हमें शेयर्स दे दिए, तो मैं जब शेयर्स दूंगा तो मैं अपनी मर्जी से तो शेयर दूंगा नहीं उसको, जो क्वेश्चन कहेगा उतने शेयर्स दूंगा और उसकी उतनी वैल्यू निकालूंगा। तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन कहता है 1,70,000 के शेयर दिए आपने, 1,70,000 शेयर्स दे रहे हैं इंटू एक शेयर 10 रुपये का, यानी कि आप उसको पेमेंट कितनी कर रहे हो, 17 लाख की। बट मैंने उससे सामान तो सिर्फ 16 लाख के दिया, मैं उसको 17 लाख क्यों पेमेंट कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, जब मैं उससे सामान कम ले रहा हूँ मगर उसको पेमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा लॉस है। मैं उसका सामान महंगे पे खरीद रहा हूँ, दैट मीन्स आपका लॉस हो रहा है। अब उस लॉस को ना कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो समझना। जब मैं इसकी लाइबिलिटी स्टैंड करूँगा, मैं कहूँगा टू वेंडर बनेगा 17 लाख का। अब देखो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का टोटल आ रहा है 20 लाख, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 21 लाख। दैट मीन्स आपने 21 लाख क्रेडिट करा, डेबिट सिर्फ 20 लाख करा, हमारा यहाँ पे आ रहा है लॉस। और मैंने ऊपर पढ़ाया एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है हमारा डेबिट बढ़ने पे। तो यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस दिख रहा है ना हमें, एसेट मैंने टिक कर दिया, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। दैट मीन्स मेरा जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, लॉस का ही। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक लॉस हुआ हमें, मैंने उसको पेमेंट ज़्यादा करी बट उसकी पेमेंट बनती थी कम। अब इस जो पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, इसको एक नाम से पुकारा जाता है, वो है गुडविल। कि आपने कंपनी की
सामने वाली कंपनी, मेरी कंपनी नहीं, सामने वाली कंपनी को परचेज़ करा महंगे पे, दैट मीन्स उसकी कोई गुडविल होगी मार्केट में, जो आपने परचेज़ करने के लिए उसको पैसा 1 लाख रुपये ज़्यादा दिया। अब समझ आया? ठीक है। अब इसी केस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके, अच्छा अब शेयर्स कैसे देना है वो भी बता देता हूँ। शेयर्स की एंट्री तो तुम्हें पता ही है, तुम कहोगे वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने फेस वैल्यू पे दिया तो सीधा सीधा 17 लाख का 17 लाख चल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कैच नहीं है, मगर बी पॉइंट में जो करा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा है। अगर मान लो नंबर ऑफ़ शेयर जो इशूड हैं, इशूड वो हैं 1,50,000, ठीक है, @10 ईच। अब समझना, सेम क्वेश्चन है, यानी कि मेरे नेट एसेट्स कितने के, मैंने कितनी वैल्यू उससे खरीदी है 16 लाख की, मगर मैं उसको पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन, वो तो तुम्हें दिख ही रही है, 15 लाख की कंसिडरेशन कैसे निकाल रहे हैं हम, 1.5 लाख इंटू ₹10, यानी कि 15 लाख। तो अब ये 15 लाख जब मैं उसको पे करूँगा, दैट मीन्स मैं उससे 16 लाख का सामान ले रहा हूँ, 15 लाख पे कर रहा हूँ। ये सिचुएशन कैसे आती है मार्केट में, जब मेरी कंपनी डूब रही हो, ठीक है, मेरी मतलब सामने वाले की कंपनी, और कोई खरीदने वाला आ जाए, वो कहेगा अब मैं तेरा बिजनेस तो सस्ते में खरीदूंगा क्योंकि तू ऑलरेडी लॉसेस में है। फ़ायदा किसका हुआ, जिसने खरीदा। अब खरीदने वाला रिकॉर्ड करेगा फ़ायदा, कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो कहेगा मेरी किताबों में एसेट आया, एसेट डेबिट 20 लाख का, लाइबिलिटी आई, टू लाइबिलिटी आई 4 लाख की, बट मैंने इसको पेमेंट कितनी करी, जिसको हम कहते हैं टू वेंडर, मैंने पेमेंट कितनी करनी है, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख की, दैट मीन्स डेबिट 20 लाख, क्रेडिट आपका 19 लाख, 1 लाख रुपये क्रेडिट शॉर्ट पड़ रहा है। हमने ऊपर पढ़ा इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये देखो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, दैट मीन्स इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। अब ध्यान से समझना, सिचुएशन से ही समझ आ जाएगा कि क्रेडिट आने वाला है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको 16 लाख का सामान खरीदा, मगर उसको पेमेंट सिर्फ 15 लाख कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 1 लाख रुपया फ़ायदा कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, मुनाफा कर रहा हूँ, तो मैं उस प्रॉफिट को नाम दूंगा टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 लाख। ठीक है, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री नोट कर लेना, गुडविल की और कैपिटल रिजर्व की। ये हमारा पार्ट हो गया, पूरा रिवाइज हो गया। अब बचा फॉर सर्विसेज। सर्विसेज वाला केस बड़ा सिंपल है। मान लो मैंने सर्विसेज ली, एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज ली, मैं डायरेक्ट लिखा दूँ इसमें, एग्जांपल बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम इतना तो कर लोगे, इतने ग्रोन अप हो तुम। मैं सीधे लिखा देता हूँ, प्रोमोटर के केस में हम जो एंट्री पास करते हैं, प्रोमोटर वाली, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, प्रमोटर के केस में एंट्री क्या पास करते हैं, प्रमोटर के केस में हम एंट्री पास करते हैं सबसे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की, उसको उस एक्सपेंस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस कमेंस होने से पहले जो एक्सपेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो जो अच्छा लगे। टू, अब ये पेमेंट किसको करनी है, मैंने प्रमोटर को, इसलिए मैंने प्रमोटर लिख दिया। अब प्रमोटर का नाम गिवन होगा तो नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में प्रमोटर लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको पेमेंट जब करूँगा वो करूँगा शेयर्स में, तो मैं कहूँगा प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे करूँगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो, आई गेस इतना आप कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, अब अंडर राइटर के केस में भी ऐसा ही होता है, बस तुम्हें खर्चे का नाम पता होना चाहिए। खर्चे का नाम है अंडर राइटिंग एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग एक्सपेंस और कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर। नाम गिवन होगा तो नाम लिख देंगे, इसने अंडर राइटिंग सर्विसेज दी, अब इसको क्या देंगे हम, शेयर्स, अंडर राइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रॉस। चलो अब सही समाचार दूँ, ये कुछ मिनट्स में, जो कि हैं 20 मिनट, आपने पूरा का पूरा कंसिडरेशन अदर देन कैश रिवाइज कर लिया पूरा का पूरा, तो मैं कह सकता हूँ कि अब आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश तो हो गया। अब अगला टॉपिक जो है वो है मेरा बचा है लास्ट, वो है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन आता है इसका
क्या, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कहते हैं बैलेंस शीट ऑफ जो कंपनी है ना वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बनाई जाती है। ये याद रखना कि जो कंपनी हमेशा बनती है ना वो इसी एक्ट में बनती है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट तो पता ही है तुम्हें, कंपनीज एक्ट 2013 का आया हुआ है, उसमें शेड्यूल 3 बना हुआ है, वहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनती है उसके बारे में पूरा बताया गया। ये शेड्यूल याद रखना एमसीक्यू पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनती कहती है, बहुत ईजी है। बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, पहली बैलेंस शीट और दूसरा नोट टू अकाउंट, जो नॉर्मली नहीं होता था ना सोल प्रोवाइडर में ना पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे होता है, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी वहाँ पे होती थी टी शेप, आजकल तो सारी जगह कैजुअल हो गया है वर्टिकली, बट ठीक है प्रैक्टिकली अभी भी कुछ लोग टी शेप बनाते हैं, बट मैं तुम्हें बोलूँ आजकल ऐसा बोल दिया गया है कि आपको वर्टिकली बनाना है। छोड़ो, तुम्हारे लिए कंसेप्ट रिलेवेंट नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे हमें बनानी है वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट क्या होती है, पहले हम बनाते थे टी शेप जिसको हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिखते थे लाइबिलिटी एक साइड पे बनते थे एसेट। अब मैं कह रहा हूँ कि एसेट को उठाओ और नीचे ले जाओ, तो तुम्हारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ऐसे स्ट्रेट, ऊपर लाइबिलिटी और नीचे एसेट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम वर्टिकल बैलेंस शीट। कंपनी की बनती है वर्टिकल। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़ी इजी सा फॉर्मेट है, पेपर में क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। फॉर्मेट कैसे है, ये बनता है जनरली कंपनी के अंदर 2 यहाँ पे बनाए जाते हैं कॉलम्स। एक कॉलम बनता है करंट ईयर फिगर्स के लिए, एक प्रीवियस ईयर। तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर फिगर रेलिवेंट नहीं है क्योंकि तुम्हें प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दिया जाता, तो हमें उसको देखना भी नहीं है। अरे ये कैसा प्रोसीजर नहीं है, स्मॉल इरेजर, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। अब इस बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, तुम्हें पता है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, बट हम वहाँ पे यूज़ करते थे वर्ड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्विटी को अलग माना जाता है लाइबिलिटी से, होती अलग ही है एक्चुअली में, देखा जाए इक्विटी ओनर की होती है और लाइबिलिटी बाहर वालों की, तो यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी अलग ट्रीट किया जाता है। अब इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, इसके बाद एक हेड आता है, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड किसका फंड होता है, वो ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का फंड। अब इस शेयर होल्डर्स फंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है वो है शेयर कैपिटल, जो भी पैसा कैपिटल के लिए मिलता है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत आसान सा पार्ट है, आपने क्वेश्चन करे पीछे जितने भी करे उनमें आता था सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा एक रिजर्व है, तो वो कहाँ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। हमने पढ़ा कैपिटल रिजर्व, जब हम फोरफीचर करते हैं तो हमारा पैसा शेयर फोरफीचर में जाता है। उसके बाद जब हम रीइशू कर लेते हैं, कोई प्रॉफिट बचता है कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, तो कैपिटल रिजर्व है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। हमने काम किया, बिजनेस किया, साल एक प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस नाम से। अगर लॉस आया वो भी यहाँ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। मगर जो भी पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आएगा, यानी फेस वैल्यू का पैसा आएगा, वो कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू का पैसा। अब मार्केट में आप देखते हैं, आपने रिलायंस का शेयर देखा है, रिलायंस का शेयर होता है जो उसकी फेस वैल्यू है वो है 1 या 2 रुपये, ठीक है। मार्केट में वो बिकता है, मेरे को याद था, मैंने देखा नहीं काफ़ी टाइम से, 3000 का शायद। तो अगर शेयर है 3000 का और मार्केट और एक्चुअल उसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपये या फिर 1 रुपये है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो क्या, शेयर प्रीमियम। तो वो जो प्रीमियम है वो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और जो कैपिटल का आपने 1 या 2 रुपये दिया वो कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। MRF का शेयर, उसकी वैल्यू 1 रुपये, उसका शेयर प्राइस कितना है, 1,40,000 के ऊपर, अभी शायद थोड़ा नीचे आया होगा, बट तो अब सोचो 1 रुपये तुम दे रहे हो फेस वैल्यू का और बाकी सारा सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हो, जो कंपनी की वैल्यू है, रेपुटेशन है, तभी आप ले रहे हो उसका शेयर इतना महंगा, तो वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कहीं पे भी नहीं होता, वो है नोट्स टू अकाउंट्स। हम कंपनी की बैलेंस शीट ना बिल्कुल साफ रखते हैं, जो भी हमें चीज़ें दिखानी होती है, सब पार्ट दिखाने होते हैं, वो हम कहाँ दिखाते हैं, नोट टू अकाउंट में। अब नोट्स टू अकाउंट हम बना रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नोट किसके लिए वैलिड है। नोट्स टू अकाउंट इज काइंड ऑफ वर्किंग नोट बट वैलिड है, वो कंपनी के अकाउंट्स के साथ में दिखता है, ठीक है। वो ज़रूरी पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है, मैंडेटरी है, उसको दिखाना है। अब नोट्स मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा नोट किससे रेलिवेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स का ना नंबर डालता हूँ। जैसे शेयर कैपिटल को देते थे 1 और रिजर्व एंड सरप्लस को देते थे 2, तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट जैसे हमारे नॉर्मल फॉर्मेट होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। रुको मैं स्केल निकाल लूँ, यहाँ स्केल नहीं है,
चलो लाइन के लिए है, लाइन बना लेते हैं 1 2। ये बन गया 1 कॉलम, बन गया 2 कॉलम। अरे यार मैं इसे ऐप में बनाता नहीं, बट ठीक है ये बन गया। सबसे पहला कॉलम तो नॉर्मल जैसा होता है पर्टिकुलर्स। उसके बाद जो कॉलम है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, डिटेल्स लिख देते हैं, और लास्ट वाला कॉलम होता है अमाउंट का कॉलम, या फिर रुपीस लिखते हैं जो, ठीक है। सबसे पहला जो नोट बनाएंगे वो हम शेयर कैपिटल का बनाएंगे। शेयर कैपिटल इधर सब हेड का बनता है, ये जो होता है ना पार्ट, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम हेड, मेन हेड या हेड। ये जो जिसको दूसरे येलो कलर से मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सब हेड, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम हेड जो ये जो नोट्स बनाते हैं ये बनाते हैं सब हेड के। तो मैंने शेयर कैपिटल का सबसे पहले सब हेड बनाया, शेयर कैपिटल का सबसे पहले सब हेड बनाते हैं, और उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आप सबको पता ही होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल ही कह लो, मैक्सिमम कैपिटल जो ऑथराइज कर सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैं इसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेरी एक वीडियो है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड किए हमने टीएस गरेवाल के, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है ना, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, मान लो 10 रुपीज़ है तो 10 ईच, और वैल्यू लिख देंगे बाहर। वैल्यू लिख के इसको क्लोज जरूर कर देना, क्योंकि इसका आगे कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं, बस लिखना हमें ऑथराइज कितनी है। अब ऑथराइज में से हम कुछ कैपिटल इशू करते हैं लोगों को, इशूड शेयर कैपिटल, तो हमने जी डाल दी इशू शेयर कैपिटल। उसमें भी सेम, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू की है ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। यहाँ पे उसका अमाउंट लिखा और क्लोज कर दिया, आगे कोई रेलिवेंट नहीं। और मैं तुम्हें सही बोलूँ 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का एक नंबर है, और ये जो ऊपर बना है इसका 1 नंबर है बैलेंस शीट का। अब तुम सोचो 3 नंबर तो इसी चीज़ के हैं, अगर तुम ये बना कर आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद मेन पार्ट है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। हर क्वेश्चन में यही चेंज होगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसके चेंजेस बहुत हैं। शेयर फॉर फीचर में क्या करोगे, कॉल सिनेरियो में क्या ट्रीट करोगे, उसके बाद अगर पार्टली पेड अप है तब क्या करोगे, अगर बंदे ने हमने कॉल किया किसी ने पैसे नहीं दिए वही कॉल सिनेरियर्स, तब क्या करोगे, ये सब ट्रीटमेंट मैंने उधर कराया, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल अगली। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। अगर कोई सब हमने कैपिटल इशू किया और वो फुल्ली पेड अप है, आप देखो किसी में हमने मान लो 10 रुपये का शेयर हमने कॉल्ड अप ही सिर्फ 6 है, क्या वो फुल्ली पेड अप है? बिल्कुल है। हमने कॉल ही जब 6 रुपये किए और 6 रुपये सारे के सारे बंदों ने पे किया तो हम उसको फुल्ली पेड अप ही मानते हैं। बट हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, साथ में आगे डाल देते हैं कॉल्ड अप, या ऐसे थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, वेट, ऐसे कॉल्ड अप, मान लो 4 कॉल्ड अप है तो 4 कॉल्ड अप, ठीक है। यहाँ हम ऐसा लिखते हैं अगर हमने पार्टली कॉल्ड अप है, हमने सारा पैसा नहीं मंगाया है, ठीक है। अगर फुल्ली हो तो फुल्ली, अब यहाँ पे केस में मैं मान लूँ फुल्ली पेड अप है, ठीक है, ठीक है। और अमाउंट हम लिख देंगे मान लो यहाँ पे या फिर बाहर, जो भी केस होगा। दूसरे केस में हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, जैसे कॉल सिनेरियर्स का पार्ट है तो वो कैसे करोगे, वो यहाँ आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, यहाँ पे आप लिखोगे इतने इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, ठीक है। इन्होंने पूरा 10 हिसाब से जितना पैसा बनता था वो डालोगे, मतलब जितना कॉल्ड अप किया होगा उतना पैसा, लेस कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हमें दिखाना है कितना कॉल्स ड्यू है, तो मैं दिखाऊंगा इन्होंने कितना पैसा देना और कितना पैसा नहीं आया। यहाँ मैं कैलकुलेशन कर दूंगा शेयर्स इनटू जितना अनपेड है, यहाँ डाल के टोटल बाहर जाके माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये पे नहीं किया है। ऊपर जो मैंने वैल्यू डाली वो डाली टोटल शेयर्स कितने पेड किए हैं, अब माइनस कर दो उसमें से इक्विटी शेयर जो नहीं पे, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया, ठीक है ना। यानी कि मान लो यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और इनके ऊपर 2 रुपये नहीं आया था, तो मैं पता क्या करूँगा, 10,000 इंटू 2 मैं अमाउंट डाल देता हूँ, यहाँ जो वैल्यू होगी वो मैं डालूँगा 10,000 इंटू 10, पहले तो ऊपर आएगा 1 लाख, नीचे आएगा 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000,
मैं कहूँगा कि मेरे को 80,000 रुपये एंड में से आ गया, फिर मैं ऊपर वाले से जोड़ूंगा और बाहर वैल्यू लिख दूंगा टोटल करके और उसको क्लोज कर दूंगा। फिर ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ना, ये वाली, इसको मैं कहाँ पे जाके पुट कर दूंगा, इस शेयर कैपिटल के आगे। याद रखना यहाँ पे हम कौन सी कैपिटल डालते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब मान लो हमारे पास जो केस था उसके अंदर हमने ना प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है। हमने कुछ शेयर फॉरफिट भी किए थे और कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ था, कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कुछ नहीं पड़ा। अगर शेयर फॉर फीचर में कुछ पड़ा होता है ना, हम उसको अलग से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ ऐड करते हैं। ये जो मैंने क्लोजर किया ना, उससे पहले ही ऐड करते हैं, इधर से पहले। मैं वो भी दिखा देता हूँ यार, सारे क्वेश्चन का मिक्स कर देता हूँ। प्लस यहाँ पे मैं अलग से ऐड कर दूंगा शेयर फॉर फीचर। जो पैसा शेयर फॉर फीचर में पड़ा अभी तक, उसको, उन शेयर्स को री इशू नहीं करा। जितना उन पे पेडअप होगा ना, एक शेयर्स इंटू जितना पेडअप होगा, जितना फॉरफिट किया है, उस अमाउंट को यहाँ पे डाल के आप फिर टोटल जो करोगे उसको आप कहाँ डालोगे, ऊपर सब्सक्राइब कैपिटल में। क्या हो गया ये, नॉट नाउ, ठीक है। ये पैसा आप तुम डालोगे ऊपर, ओके। आगे चलते हैं फटाफट। सेकंड जो है वो है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स, और सेकंड नोट टू अकाउंट बोल रहा हूँ। सेकंड जो है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता ताकि तुम्हारे लिए शॉर्ट वीडियो रहे। 31 मिनट की हो चुकी है, तो फटाफट ख़त्म करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर सब आएगा, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम, प्रीमियम, ठीक है, प्लस जो भी मेरे को रिसीव हुआ होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। कैपिटल रिजर्व कहाँ से आएगा, जो मैंने शेयर इशू किए थे मगर उसके बाद मैंने उनको फॉरफिट करके री इशू कर दिया और उन पे प्रॉफिट बच गया, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट और माइनस कर देंगे लॉस को, ठीक है। उसके बाद कोई और रिजर्व, जैसे कि जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सब यूज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे, इनका टोटल करेंगे और बाहर लिख देंगे। और इस अमाउंट को कहाँ डाल दोगे आप, ब्लू अमाउंट को इस जगह पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे, और इसके आगे नोट का नंबर डाल दोगे जो कि होगा 2 ऑब्वियसली। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है जो तुम्हारा आना ही आना है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में। आप पिछले पेपर देख सकते हो, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आता है एक क्वेश्चन ना। 21 के 22 क्वेश्चन नंबर होते हैं, 23 शायद, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। और जो हम वीडियो करेंगे ना, अगर आप देखते हो पीछे जाके, तो उसके अंदर हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया है एग्जाम का, तो आप देखोगे बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस वीडियो से भी, ठीक है। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना और अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, ठीक है।